लेट्स कंटिन्यू विथ रियल नंबर्स। हम सबसे पहले आज की क्लास में आपके जो गूगल फॉर्म के आंसर्स थे, लेट्स डिस्कस देम। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ क्यू इज सम इंटीजर देन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। आपको पता है कि क्यू कोई इंटीजर है तो ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा। यहाँ सब में 6q है तो आपको पता है 6q इवन है ना, 6 इज मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज इवन। तो इसके साथ जब ऑड नंबर आएगा तो ऑड होगा, इवन नंबर आएगा प्लस में तो वो इवन होगा। तो यहाँ 6q इवन, 6q प्लस 5 ऑड, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 इवन। तो आंसर क्या आएगा 6q प्लस 5, दैट इज बी। सेकेंड क्वेश्चन था, इफ q इज सम इंटीजर देन एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर। वहाँ ऑड पूछा था या इवन, और नंबर सब में क्या है 8q, एंड यू नो दैट 8q कैन बी रिटन एज 2 into 4q। तो दिस इज ऑलवेज इवन, एंड इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस ऑड ऑड। तो इवन की बात की है तो 8q प्लस 1 ऑड हो गया, 3 ऑड हो गया, 8q प्लस 4 विल बी इवन। ऑप्शन सी 8q प्लस 7 ऑड, है ना। तो जस्ट टू चेक योर कंसेप्ट कि आपको क्लियर है या नहीं, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज बेस्ड ऑन फैक्टर ट्री। तो यहाँ पर नंबर क्या है 2 है और 17, एंड z इज मिसिंग। से z क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 17 2 ज़ा 34, अगेन y is missing, y is 34 2 ज़ा which is 68, and again 68 2 ज़ा 136। तो x आ गया 136, y is 68 and z is 34। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। एलसीएम कैलकुलेट करना है, सबके पास m है तो m तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा नंबर क्या है 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 और 5 का एलसीएम। तो देखो 5 अलग है, 3 अलग है, 2 का फैक्टर 4 है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60m। या आप बचपन की तरह से भी कर सकते थे कि 2 3 4 5 आपने लिखा, इसको 2 से डिवाइड किया 1 3 2 5, फिर 2 से करेंगे 1 3 1 5। अब आपको पता है एक बार 3 से एक बार 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो एलसीएम क्या आ गया 60m। इसका यदि आपसे HCF पूछा होता तो आंसर ओनली m आता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा है फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। नंबर वही है k2, m की जगह k हो गया, k2 k 3 k 4 k 5 k, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो HCF पूछा है तो ओनली k, सबके पास k है। बाकी इंटीजर्स जो आगे नंबर है कांस्टेंट नंबर वो से डिफरेंट है, कहीं 1 है कहीं 2 है कहीं 3 है, तो HCF ओनली k आएगा। LCM अलग होता है, HCF अलग होता है। अच्छा, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि ये जैसे ही अपन वर्ड फाइल को उधर शिफ्ट करते हैं चेंज हो जाती है सेटिंग। दिस इज 2 to the power 3 इंटू 3 to the power p इंटू q इंटू 7, ये क्वेश्चन ये है, एंड दिस इज इक्वल टू 2520। ये 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, और आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो बेटा आप देखो, मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पता चल रहा है कि ये इसके फैक्टर 7 है, 2 का क्यूब मतलब 8 है, और 3 भी है, और उसके अलावा एक और कोई प्राइम फैक्टर, और 3 कितनी बार आ रहा है 3 की पावर p, तो 3 कितनी बार आ रहा है मुझे ये बताना है। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम ये 2520 को, इसका एक फैक्टर 7 है, हम इसको 7 से डिवाइड कर दें डायरेक्टली, तो 7 3 ज़ा 21 बचा 4, 7 6 ज़ा 42 0। फिर 2 का क्यूब मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 आ गया, 45 आ गया। 45 के फैक्टर्स, अब 45 में 3 तो आएगा पर 3 की पावर हमें पता नहीं, बट 45 कैन बी रिटन एज 9 5 ज़ा 9 इज 3 to the power 2 इंटू 5। तो ये जो हमारे मिसिंग नंबर्स हैं उसमें हमें q पता चल गया कि q इज़ 5, और दूसरा 3 to the power 2 एंड 3 to the power p, तो p की वैल्यू क्या है 2। एक तरीका इसको करने का ये था। दूसरा तरीका आप इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में करते हैं ऐसे 2520। अभी भी आपको पता है कि 2 क्यूब है, तो अब इसको पूरा 2 2 2 2 3 बार करने का कोई सेंस नहीं है। आपने सीधे इसको 7 से किया, 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 40 आ गया 360। अब बजाय इसको 2 2 2 3 बार करने के आप इसको सीधे 8 से करो, तो आपका वही आएगा 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 45 आ गया। अब 45 आते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि दिस इज़ 9 5 ज़ा, 5 से किया 9 आ गया, 9 आ गया मतलब 3 का स्क्वायर, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। मुझे ये 1 by 1 तक लाना ज़रूरी नहीं है ना, हम 4th 5th क्लास में नहीं, हम 10th क्लास में हमारा ये सब पार्ट है। ये
तो इसकी ज़रूरत है हमें निकालने के लिए, नहीं तो हमारा इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया। हाँ, फाइनली पी और क्यू की वैल्यू लिखने के मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका 5 आया और ये 3 स्क्वायर आया, कंपेयर किया तो Q इज़ 5 एंड P इज़ 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे किसी न किसी स्कूल एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इन सबको ढंग से करिए, जिसमें प्रॉब्लम हो समझिए उसको। नेक्स्ट द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175। HCF दिया है, LCM दिया है, वन ऑफ द नंबर इज 725 और दूसरा नंबर पूछा है। तो आपको पता है HCF दैट इज 145 इंटू LCM 2175 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये 725 इधर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू सेकेंड नंबर विच इज़ B। तो 145 और 725, 725 का HCF है 145, तो ये इससे डिवाइड होता होगा, तो ऑब्वियसली 6 या 7 टाइम्स जाता होगा। 6 से करेंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 2 28 और 3, एक सेकेंड, 7 5 जा 35, 725 ही लिखा है करेक्ट। HCF इज़ 145 एंड LCM इज दिस। HCF नंबर्स का वो होता है, तो 725 शुड बी डिविजिबल बाय 145। 5 टाइम्स यदि करें तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 5 1 जा 5 और 2 7, 5 टाइम्स जा रहा है, 7 टाइम्स में ज़्यादा आ रहा था। ओके, तो दिस इज डिविजिबल 5 टाइम्स। 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो अदर नंबर की वैल्यू क्या आ गई, B कम्स आउट टू बी 435। ठीक है, अब ये मत करना कि 145 और 2175 को मल्टीप्लाई करें और फिर 725 से डिवाइड करें, टाइम बहुत लग जाएगा। आंसर तो यही आएगा बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो डोंट गो फॉर लेंदी मेथड। नेक्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि यदि A लेस देन B है तो Q विल बी 0। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अब हम आगे कंटिन्यू करें, तो आपकी एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट पार्ट मैंने कल आपको बता दिया था कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है कि जो टर्मिनेटिंग है उनको एक्सप्रेस करो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमको सेकेंड पार्ट करना है आज। तो ये 13/3125 है। आपने 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा, आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चलेगा 5 से डिवाइड करने पे 625 बचता है। एंड आई होप यू रिमेंबर कि 625 25 का स्क्वायर है और 25 खुद 5 का स्क्वायर है। तो ये क्या बना, 5 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स दिस इज 5 to the power 5। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 है, डिनोमिनेटर में ओनली 5 है। फिर पूछा आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट, तो आपको पता चल गया कि 5 की पावर 5 है, 2 तो है ही नहीं, तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। फिर अब आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो जितने 5 उतने 2 रिक्वायर्ड है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई एंड 2 to the power 5 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, दिस इज 32। तो 13 इंटू 32 हो गया एंड डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5, 2 की पावर 5, इट कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 5 विच विल बिकम 10 to the power 5। ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं सारी चीज़ें कल आपको बताया था बट अभी फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आगे हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन कि आपको किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो 13 इंटू 32 क्या हुआ, 13 2 26, 9 39 और 2 41, तो 416 हो गया। अब आपको डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट करना है, 5, पर ऊपर डिजिट्स आपके पास कितनी है, ओनली 3, तो आप क्या करोगे, 2 0 लगा दोगे और फिर डेसिमल, और डेसिमल के पहले भी एक 0 लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.00416। क्लियर, तो 13/3125 को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा सेकेंड पार्ट इज 17/8। 8 का तो हमको लिख करके प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, आई होप यू रिमेंबर, दिस इज 2 का क्यूब, तो 17/2 क्यूब है। अब देखो आपको पता है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जितने 2 उतने 5 रिक्वायर्ड है, टर्मिनेटिंग है क्योंकि ओनली 2 है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो 3 प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा क्योंकि 2 की पावर मैक्सिमम थी दैट इज 3, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब 17 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 का क्यूब विच इज़ 125 एंड डिवाइडेड बाय हो गया 10 to the power 3। ज़्यादा मार्क्स में आए तो ये सब स्टेप लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट करो। 17 5 जा 85,
17 टू द 34 और 8 42, 17 1 17, 18 19 20 21, 2125 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। तो डेसिमल यहीं पे 3 प्लेसेस शिफ्ट कर दो, आंसर इज 2.125। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, दिस इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमने इसको 5 से डिवाइड किया था तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए थे 5, 7 एंड 13। तो इट हैज़ अदर फैक्टर्स, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स अदर नंबर्स देन 5 एंड 2, तो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ऐसे केसेस में हमको डेसिमल एक्सपांशन नहीं करना है। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट इज 15/1600। तो देखो 16 है, 100 है, हमें सबको 10 ही तो बनाना है, 2 0 ऑलरेडी है, 16 क्या है 2 की पावर 4 एंड 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये बात समझ में आती है। 100 मतलब ये 2 0 मतलब ये क्या हुआ 10 का स्क्वायर, 10 के फैक्टर्स क्या हैं 2 और 5, तो 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये जितना अच्छा मेंटली कर पाओ उतना अच्छा है, जितना जल्दी कर पाओ। तो ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट के लॉस पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो ये क्या बन गया, दिस इज बेस में क्या हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। न्यूमरेटर में 15 है। अब देखो ये काम आप ओरली कर सकते थे ना, 16 इज 2 की पावर 4, 2 0 है तो 2 2 आएंगे, तो 4 + 2 2 की पावर 6, और 2 0 है तो 2 5 आएंगे, है ना। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शो करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमको कोशिश क्या करनी है कि ये स्टेप हम जल्दी से जल्दी कर लें। पर यदि जल्दीबाजी में या शॉर्टकट करने में, बिना लिखे करने में आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो आई विल रिकमेंड कि भाई आप लिख करके कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम मत बचाओ, क्योंकि टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है एक्यूरेसी। हमने टाइम तो बहुत बचाया और हमने सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। इसकी बजाय यदि हम थोड़ा 2 क्वेश्चन छोड़ आते, टाइम कम पड़ जाता हमको, पर हम बाकी जितना किया है, हमने 80 की बजाय 75 का ही पेपर अटेम्प्ट किया पर सारा सही किया, तो 75 मार्क्स तो मिलेंगे ना। हमने पूरा 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर दिया और हमने 10 क्वेश्चन में गलती कर दी, तो 10 नंबर कट गए या 20 नंबर कट गए, डिपेंड्स ऑन कहाँ पर मिस्टेक की, तो वो एडवांटेजियस नहीं है। हमको 2 चीज़ पे काम करना है, एक तो स्पीड कि जल्दी करें, और दूसरा एक्यूरेसी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी, सेकेंड नंबर पर टाइम सेविंग। फुल मार्क्स चाहिए तो दोनों चीज़ों में आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई कि डायरेक्टली ये आ गया। अब आपसे पूछा यदि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस यू नो कि 6 और 2 किसकी पावर ज़्यादा है, 2 की पावर 6, तो 6 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 की पावर 4 से, जितने 5 उतने 2 होना चाहिए, तो दोनों की पावर का डिफरेंस 6 - 2 4, है ना। पता चल गया 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई। अब 5 की पावर 4 क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 625। तो बेसिकली न्यूमरेटर में यदि मुझे डायरेक्ट करना है तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन दिस। मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली मुझे पता है इसको 5 की पावर 4 मतलब 625 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली 625 को 15 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख करके डेसिमल 6 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे। दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन फास्ट वे। तो ये आपका 15 5 75, कैरी आया 7, 15 2 30 और 7 37, 3 15 6 90 93। तो ये क्या आ गया 9375। और हमेशा थोड़ी जगह रखो, क्योंकि हमें 6 प्लेसेस चाहिए और यहाँ पे 4 ही डिजिट्स हैं, तो इसके आगे हम 2 0 लगा के, एक डेसिमल और एक 0। अब यदि आपने बिल्कुल चिपका के 9375 लिख दिया तो आपको फिर थोड़ा अनसिस्टमेटिक काम दिखेगा। तो ये बात ध्यान रखो बेटा। ये आंसर आ गया 0.009375। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29/343। 343 आपको याद हो तो दिस इज क्यूब ऑफ 7। क्यूब ऑफ 7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग हो गया, ये नहीं करना है। ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, 2 3 5 स्क्वायर, खुद ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया कि 8 और 8 25 8 200 लिखने की बजाय दे हैव रिटन डायरेक्टली 2 3 5 स्क्वायर। तो हमें देखते ही पता चल गया टर्मिनेटिंग है, 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है और हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो हम 23 5 डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 115 और 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो डेसिमल यहीं लग गया। आंसर क्या आ गया 0.115। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है और बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पक्का 1 या 2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आएंगे ही आएंगे। MCQ फिल इन द ब्लैंक। और यदि शुरू में आपका स्कूल का टेस्ट है जिसमें आपका रियल नंबर आ रहा है तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, है ना। जब चैप्टर कम है
और वेटेज ज़्यादा है, 20 नंबर का पेपर बनाना है 2 ही चैप्टर में से, तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसी कंसेप्ट पे, है ना। ये बात ध्यान रखो, फाइनल एग्जाम में 1 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस कंसेप्ट, पर स्कूल एग्जाम्स में इट विल हैव मोर वेटेज। अब इस क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर में 2 है 5 है, बढ़िया बात है, पर ये 7 की पावर 5 और ऊपर से 7 की पावर 5 कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हमको इसको नहीं सॉल्व करना है। लास्ट आपका नंबर है 6/15। अब यदि आपने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 3 × 5 और आपने बोल दिया कि इसमें 5 के अलावा 3 आ रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आपने गलती कर दी, क्योंकि आपको याद हो तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, नंबर्स शुड बी को प्राइम, वेयर P/Q को प्राइम है, P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम मतलब HCF1, देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनके बीच में 3 कॉमन था, हाँ, तो इसको एक्चुअली हमें डिवाइड करना चाहिए। हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एंड इफ यदि डिनोमिनेटर का कोई फैक्टर यदि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है प्राइम नंबर, तो एक बार चेक करो न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है क्या। यदि वो न्यूमरेटर से कैंसिल हो रहा है जैसे इस केस में, तो अभी बचा क्या, दिस इज 2/5, 2/5 क्या है, टर्मिनेटिंग, डिनोमिनेटर में ओनली 5 है, मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से, तो 2 2 सा 4, और डेसिमल कितने प्लेस बाद लगेगा, 1, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, 0.4। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में, हाँ, ये आपका होता है प्रॉब्लम एरिया। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं इस कंसेप्ट में, ऐसे क्वेश्चन में ही करते हैं, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बिल्कुल नहीं होगी। एकदम इजी कंसेप्ट है, फुल्ली स्कोरिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग इस तरह के क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट वर्कशीट जो मिलेगी उसमें इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, गूगल फॉर्म में जब मैं भेजूंगी। अभी डिपेंड्स आज क्या हम करते हैं। नेक्स्ट इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या थे, √2, √3, √5, पाई, ये सब हमारे क्या थे, इरेशनल नंबर। हाँ, इरेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो भी रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल है, उसके अलावा जो आपका पाई है वो इरेशनल नंबर है, 0 जो है वो रेशनल नंबर है। ये सब बातें आपको 9th से याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साल प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल क्यों है। हमने 9th में पढ़ लिया √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, ये सब रूट में कोई भी प्राइम नंबर लिख दो या कंपोजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लिख दो, तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो अब इस साल हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि वो इरेशनल क्यों होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम 1.3। ये क्या कहता है, इसकी हेल्प से, इसकी और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स ऑकर, है ना, याद है ना, यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हर नंबर यूनिक होता है, उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो उसकी हेल्प से और इस थ्योरम 1.3 की हेल्प से हम सारे नंबर्स को जो इरेशनल है उनकी इरेशनलिटी प्रूव करेंगे। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज़ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपको इरेशनलिटी प्रूव करनी है कि नंबर इरेशनल है। ठीक है, अच्छा, मुझे अभी याद आया कि एक क्वेश्चन रह गया पिछली एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन अपना रह गया है विच वॉज वेरी सिंपल। आपको बोला कि ये 3 नंबर्स हैं, इसमें बताओ कि कौन सा रेशनल है या नहीं है, और यदि रेशनल है तो P/Q के फॉर्म का है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, है ना, ये रह गया था। तो ये सिंपली क्या है, 43.123456789 एंड देन देर इज़ नो डॉट 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 या देर इज़ नो बार। इसका मतलब ये नंबर क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये क्या है, नंबर रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होंगे। दूसरा नंबर छोड़ के थर्ड पे जंप कर जाओ। थर्ड में आपको क्या बोला है, नंबर वही है 43.123456789 बट दे हैव पुट अ बार ओवर 123456789। इसका मतलब दिस इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर का एक्सपांशन डेसिमल कैसा होता है, एक दूसरा टाइप क्या होता है, एक तो टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है बेटा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका डिनोमिनेटर में क्या होगा, इसमें 2 की पावर m 5 की पावर n टाइप का नहीं होगा, इसका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइप का डेसिमल ये डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसीलिए ये 12 आया है। अब आपका लास्ट नंबर जो है सेकेंड,
1201 2001 2001 2 फिर 4 टाइम्स 0 इन डॉट 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 क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। और हम इनके नंबर्स पे पढ़ें 01 001 0001 4 टाइम्स 0 आगे फिर 1 आएगा। ये हमारी क्या थी, ये हमारी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर्स की टेल थी। हमको किसी भी के बीच में इरेशनल नंबर लिखना होता था तो हम यही करते थे, उसके पीछे 01 001 0001 और डॉट 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 फिर 401 ऐसे लगा देते थे, है ना। तो ये टेल लगी हुई है इसके पीछे, इसका मतलब ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होते ही नहीं, तो उसका हमें बताना ही नहीं कि उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा। ठीक है, अब बैक टू रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो इसका बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले हम वो समझ लेते हैं फिर आप ये समझ जाओगे। वो बोल रहा है कि p कोई प्राइम नंबर है, p इज एनी प्राइम नंबर। अब यदि प्राइम नंबर जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे मैंने ले लिया 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, फाइन, यू आर फैमिलियर विद दैट कि 6 का स्क्वायर 36 है। अब यदि कोई प्राइम नंबर है, मान लो कि 2 है, हाँ, यदि 2 36 को डिवाइड करता है या 36 यदि 2 से डिविजिबल है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 6 भी 2 से डिवाइड होगा। या यदि 36 3 से डिवाइड होता है कि 36 को 3 से डिवाइड कर दें तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा। बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई। कोई भी नंबर का स्क्वायर, अब इसकी जगह हम 36 की जगह क्या लिख दें, a, है ना, कि p कोई प्राइम नंबर है और ये a 6 है हमारा, तो a स्क्वायर यदि p से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a भी p से डिविजिबल होगा। बेसिकली ये लोग थोड़ी सी उल्टी बात करते हैं, हम इसको सीधी सी बात करें तो हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने क्या कहा था, हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स यूनिक है। तो हमारे जो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 × 3। तो यदि हमने 6 का स्क्वायर किया तो बेटा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ही होगा ना, कोई और प्राइम नंबर तो अपेयर नहीं होगा। यू नो वेरी वेल दिस थिंग। अब आपके कंसेप्ट ये क्लियर हो चुके हैं कि ये 2 और 3 ही रहेंगे, कहीं से 5 नहीं आएगा। तो बेटा यदि 6 2 से डिविजिबल है तो 6 स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। यदि ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। पर यदि ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। ये सिंपल सी बात है ना, ये समझ में आती है ना। अब इसकी लैंग्वेज को पढ़ो और समझो। वीडियो पॉज करके समझना, पहले खुद पढ़ना एनसीईआरटी में या यहाँ पर स्क्रीन पे क्या बोल रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड से, तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। यदि 2 36 को डिवाइड करता है तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा। बस इसमें p और a स्क्वायर डाल दो कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और यदि p प्राइम नंबर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, p कोई प्राइम नंबर है, और यदि वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ a के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये थ्योरम 1.3 आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम इरेशनल नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करेंगे। अब इसका प्रूफ जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि कैसे किया है। कंसेप्ट तो आप समझ ही गए उससे 36 और 2 और 3 से, है ना। बट ये जो इन्होंने लिखा है थ्योरम को प्रूव कर जो किया है, दैट आल्सो आई एक्सप्लेन टू यू, बट दिस इज़ नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। तो हमको क्या बोल रहा है वो कि यदि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन a का, हमने a का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो क्या हो गया, a = p1 p2 pn, मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ गए। जैसे आपने सपोज 20 का किया तो क्या आएगा, 2 × 2 × 5। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स रिपीटिंग भी हो सकते हैं। अब उसको उन्होंने लिख दिया p1 p2 p3 ऐसे टू pn, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है वो सारे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो नंबर बन जाएगा। तो वही उन्होंने क्या कि लेट a = p1 p2 pn वेयर p1 p2 pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ज़रूरी नहीं कि अलग अलग हो, सेम भी तो हो सकते हैं किसी नंबर का। यदि आपका सपोज आपने यहाँ लिख रखा है 343, तो 343 क्या आएगा, 7 की पावर 3, 7 × 7 × 7, ऑल प्राइम फैक्टर्स आर सेम। आपने लिख दिया 625 तो 5 × 5 × 5 4 टाइम्स सेम। हाँ, तो ये हो गया, हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया p1 p2 p3 वेयर इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर 2 2 थे, एक 5 था, ठीक है। तो ये एज इट इज़ हो गया। अब हमने a स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर मतलब ये ब्रैकेट 2 बार आ गए,
P1 P2 इंटू दिस, और इसको मल्टीप्लाई किया तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर Pn स्क्वायर हो जाएगा ना। अब वो बोल रहा है कि नाउ वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स A स्क्वायर। अब हमको क्या बोला, ये नंबर तो P1 से Pn है, P नहीं है इसमें, स्टार्ट 1 से हो रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं कि यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि P इन प्राइम फैक्टर्स में से ही एक होना चाहिए, जो A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर से उसका ही एक पार्ट होना चाहिए। यदि मैं कहूँ कि 20 को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है कि 20 इज डिविजिबल, 20 का स्क्वायर दैट इज 400 इज डिविजिबल बाय सम प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, वो जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 400 के उनमें से ही हो सकता है। और 400 के प्राइम फैक्टर्स भी क्या आएंगे, यदि 20 के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर 2 इंटू 5 थे तो 400 के प्राइम फैक्टर्स इसी का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 4 आएगा और 5 का स्क्वायर आएगा। कोई 3 या कोई 7 या कोई 11 तो नहीं जनरेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने क्या बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन हर नंबर का यूनिक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, पर फाइनली आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो आपको हर बार सेम प्राइम फैक्टर्स ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ से आ गई। तो यदि 400 को कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर 2 और 5 में से ही कोई होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब जो A है 20 है वो भी 2 और 5 से डिविजिबल है, 20 is also divisible by 2 and 5, वही बात उन्होंने लिखी है। Therefore, from the fundamental theorem of arithmetic, it follows that P is one of the prime factors of A square. However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of A square, हमको क्या पता है कि A square के prime factors तो क्या थे, P1, P2, Pn, तो P इनमें से ही कोई एक नंबर होना चाहिए, P1, P2, Pn में से। अब A जो है वो P1, P2, Pn के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि P A को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये थ्योरम का प्रूफ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द लाइन कि यदि कोई प्राइम नंबर, ये जो बात है कि P कोई प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स A स्क्वायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, इतनी जो बात है बेटा ये आपको याद रखनी है, ये आपको प्रूफ में काम आएगी कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है सीधे P डिवाइड्स A स्क्वायर तो P डिवाइड्स A बाय थ्योरम 1.3, ये स्टेटमेंट यहाँ से याद कर लो, ठीक है। लेट्स मूव टू इरेशनलिटी। हाँ, अब हम इसको करते हैं बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब हमको क्या बोल दिया, थ्योरम 1.4 लिखा है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ये थ्योरम 1.4 है, पर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन की तरह कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो हम सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं, हम इसको बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमको बोला इरेशनल प्रूफ करो, तो हम अज्यूम क्या कर लेंगे कि √2 तो रेशनल है। फिर उसके बाद हम कुछ स्टेप्स करेंगे, फिर बोलेंगे तो गलत आ गया। तो गलत क्यों आ गया, ये तो सब गड़बड़ हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की थी, जो हमारा एजम्पशन था वही रॉन्ग था। तो हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। तो हमने पहले उल्टा अज्यूम किया, है ना। मुझे यदि बताना है कि ये ईस्ट है तो मैं पहले मान लूँ कि ये तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये वेस्ट है, तो मैं पहले इसको अज्यूम कर लूँ ये ईस्ट है। फिर बाद में मैं बोलूँ कि भैया यहाँ तो सनराइज़ हो ही नहीं रहा है ना, तो ये तो ईस्ट नहीं है, ये तो वेस्ट है ना, यहाँ तो सनसेट हो रहा है, उल्टा प्रूफ कर दे हम, समझ गए ना। तो दिस इज़ नोन एज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक। तो अब हम इसको क्या प्रूफ करेंगे, हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे, जो मोटी मोटी बातें वो मैं लिख देती हूँ, फिर बाकी तो बुक में लिखा हुआ है कि लेट √2 इज रैशनल। सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या आएगा कि हमने नंबर को क्या अज्यूम कर लिया, जो भी नंबर है, नंबर विल बी चेंजिंग। हाँ, सिंगल डिजिट रूट में, सिंगल डिजिट 2 डिजिट रूट में सिंगल नंबर है, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √32, कुछ भी इस तरह का नंबर है तो यही मेथड यूज़ होगी, बस ये नंबर चेंज हो जाएगा अंदर का, ठीक है। हमने अज्यूम कर लिया कि लेट √2 इज़ रैशनल। तो अब ये रैशनल नंबर है तो आपको पता है कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब भाई ये P/Q में लिखा तो ये हो सकता है ना P और Q में कोई फैक्टर कॉमन हो, है ना, कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो हम क्या करें, हमको पता है कि कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दो तो हमें नंबर क्या मिलते हैं, को प्राइम नंबर। तो हमने इनका यदि कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिया तो √2 की वैल्यू हो गई A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम। अभी लिखना मत, हाँ, अभी सिर्फ समझना।
लिखना पूरा स्टेटमेंट्स है, वो ढंग से मैं आपको भेज भी दूंगी और आपके एनसीईआरटी में भी है। ये मेन बातें हैं जो आपको माइंड में फिक्स करनी है कि व्हाट आर द स्टेप्स विच विल गो ऑन, कि किस पैटर्न में चलेगा। रूट 2 को हमने पहले अज्यूम किया कि ये रैशनल है, फिर हमने बोला रूट 2 पी बाई क्यू के इक्वल है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, इट मस्ट बी मेंशन। फिर हमने बोला कि हमने इनका कॉमन फैक्टर कैंसिल किया तो रूट 2 की वैल्यू a अपॉन बी हो गई। और ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में हम क्या बोलेंगे कि इनका कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इनका HCF तो 2 है, जो भी नंबर है। यदि रूट 3 प्रूव करना है तो हम बोल देंगे HCF तो 3 है, यदि रूट 7 है तो हम बोलेंगे HCF 7 है। कैसे बोलेंगे भी पता चलेगा। हाँ, ये लाइन लिखना यदि आप भूल गए तो बाद में आपका HCF 3 है 7 है का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, दैट विल बी मीनिंगलेस। तो ये लाइन यहाँ पर लिखना कि जो भी आपने नंबर अज्यूम किया है वो को प्राइम है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। को प्राइम है इसका मतलब HCF1। दोनों बातें लिखने की ज़रूरत नहीं कि को प्राइम मीन्स HCF1, जो टीचर है उसको पता है कि को प्राइम मतलब क्या है ना। हम लोग इसलिए बार बार बताते हैं कि आपको याद रहे कि को प्राइम मतलब उनका HCF1 है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले गए तो ये b रूट 2 इक्वल टू a हो गया और हमने इन दोनों साइड का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2b स्क्वायर। हाँ, a स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर के इक्वल। अब a स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या बोल रहे थे कि a स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 इज अ प्राइम नंबर और इधर a स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पर हमारा थ्योरम 1.3 क्या कहता है कि यदि कोई नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब a भी डिविजिबल है 2 से। अब a 2 से डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड हो रहा है बाय थ्योरम 1.3। इट शुड बी मेंशन। स्टेटमेंट लिखो ना लिखो, यहाँ पर नंबर लिख दो चल जाएगा। अब देखो यदि ये थ्योरम 1a 2 से डिवाइड हो रहा है तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट a इक्वल टू, अभी तक हम a b p q 26 अल्फ़ाबेट्स में से 4 यूज़ कर चुके हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप a की वैल्यू 2 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, c ले लो, p ले लो, p नहीं ले सकते, q भी नहीं ले सकते, m ले लो, आपकी मर्ज़ी। आपने c ले लिया, बुक में c है तो हमने a की वैल्यू ले ली 2c। अब क्या करें a का, अब a की इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, इस a को इसमें सब्सटीट्यूट करो तो a स्क्वायर की जगह क्या होगा, 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ठीक है, अब 2c का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और c का स्क्वायर क्या बनेगा c स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर हो गया। अब ये जब आपका 2b स्क्वायर हो गया तो आपको पता है कि 4 और 2 तो आपस में कैंसिल होते हैं, इसको कैंसिल कर दिया। तो अब आप देखो कि इधर 2c स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, b स्क्वायर के। सेम पैटर्न, a स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल था, b स्क्वायर 2c स्क्वायर के इक्वल है। तो इससे फिर से थ्योरम 1.3 लग गया। थ्योरम 1.3 क्या बोल रहा है, इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, कि b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अब भाई b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.3 तो बोलता है कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b 2 से डिविजिबल है। अब आ गई आपकी बात को प्राइम वाली। अभी हमने क्या बोला, a 2 से डिवाइड होता है, अब हमने क्या किया, b 2 से डिवाइड होता है। दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं तो को प्राइम कहाँ बचे, दोनों नंबर यदि 2 से डिवाइड होते हैं, उनका कॉमन फैक्टर 2 है तो उनका HCF क्या हो गया, तो उनका HCF हो गया 2। दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ a एंड b इज 2। पर हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि दे आर को प्राइम, और यदि आप वहाँ को प्राइम लिखना भूल गए तो यहाँ पे आपका बोलने का कोई मतलब ही नहीं बचा कि वो को प्राइम थे, कि उनका HCF 2 आ गया, उसका कोई मीनिंगलेस नहीं हुई वो बात, है ना। जब हमने पहले बोल दिया कि वो को प्राइम है और अब हम बोलेंगे कि भाई इनका HCF तो 2 आ गया, HCF 2 आ गया का क्या मतलब कि दे आर नॉट को प्राइम, तो ये तो गलत है ना। बट अब हम क्या लिखेंगे, बट a एंड b वर को प्राइम, a एंड b तो को प्राइम थे। तो गलत क्यों हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि हम तो बोल रहे थे वो को प्राइम है, उनका HCF 1 है, पर यहाँ पे तो आ रहा है कि HCF 2 है। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। एंड कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग एंड व्हाट वी अज्यूम कि रूट 2 इज इरेशनल। तो रूट 2 क्या हो गया, रैशनल नहीं है, इसका मतलब रूट 2 इज इरेशनल। बात समझ में आई मोटी मोटी। यही स्टेप्स
आपको ढंग से सिस्टमेटिक लिखनी है। और इसी क्वेश्चन में आप देखो कि यदि √2 की जगह √3 होता तो क्या चेंज हो जाता। हाँ, √2 की जगह √7 कर लेते चलो। हाँ, तो हमारा यदि √7 होता तो बेटा क्या होता, यहाँ पर आ जाता √7 इज इरेशनल। तो हम क्या कर देते हैं उसको कि √7 को p/q मान लिया, √7 a/b के इक्वल हो गया। फिर यहाँ पर b √7 इक्वल टू a, स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर 7b² के इक्वल है। इसका मतलब a स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, तो a भी 7 से डिविजिबल है। तो फिर आप क्या करोगे कि आपने a को ले लिया 7c, ए को हमने 7c अज्यूम कर लिया, तो चेंज कहाँ होगा, यहाँ 7c का स्क्वायर, यहाँ 7b²। अब यहाँ पर चेंज होगा, वहाँ 2 का स्क्वायर था 4 था, 7 का स्क्वायर होगा 49 आएगा। फिर 7 और 49 कैंसिल होके वापस 7 आ जाएगा। फिर 7c² b² के इक्वल है। फिर हम बोलेंगे b² इज डिविजिबल बाय 7, इसका मतलब b इज डिविजिबल बाय 7। तो HCF a और b का क्या आएगा, 2 की बजाय 7। हाँ, तो हम बोलेंगे a और b तो हमारे कोप्राइम थे और यहाँ पर HCF 7 आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज्ड। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, सो √7 इज इरेशनल। तो कोई भी सिंगल नंबर रूट में लिखा हो, दिस इज द मेथड। हाँ, अब इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज आप देख लो, NCERT में ही दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन, ये रहा। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब उल्टा। हमको ये प्रूव करना है √2 इरेशनल है, तो हमने उल्टा अज्यूम कर लिया कि √2 इज इरेशनल। तो आप ऐसा लेट अस अज्यूम लिखोगे तो भी चलेगा, टू द कॉन्ट्रेरी नहीं लिखा तो चलता है। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल, तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स r एंड s नॉट इक्वल टू 0। जो भी डिनोमिनेटर में p और q भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच दैट √2 इक्वल टू r/s, इसलिए लिखा है s नॉट इक्वल टू 0। सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लो कि उनका कोई और कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो हमने क्या किया, देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट √2 इक्वल टू a/b। तो हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, तो r/s की जगह हमें क्या मिल गया, a/b। जैसे यदि आपका ये 4/10 था, यदि ये आपका √2 यदि इसके इक्वल था, तो इनमें 2 कॉमन फैक्टर है, हमने इन दोनों को 2 से कैंसिल किया। अब ये क्या आ गया, 2/5। 4/10 चेंज हो गया 2/5 में, तो ये r/s था, ये आपका a/b हो गया। क्लियर। तो ये इस तरह की बात हुई, तो ये मैं हटा दूं, ठीक। तो a एंड b आर को प्राइम, ये लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं। हाँ, अब हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो b √2 a के इक्वल है। फिर आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग, हमको क्या मिल गया, √2 आगे हो गया, तो 2b² इक्वल टू a²। देयरफॉर 2 डिवाइड्स a² या a² इज डिविजिबल बाय 2। ज़्यादा अच्छा ये लिख दो जो बुक की लैंग्वेज है, 2 डिवाइड्स a²। नाउ बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स a, कि 2a को भी डिवाइड करेगा। तो वी कैन राइट a इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c कोई इंटीजर है, हमने a की वैल्यू अज्यूम कर ली 2c। तो अब हमारा क्या हो गया, सब्सटीट्यूटिंग फॉर a वी गेट 2b² इक्वल टू 4c²। a की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की इसमें, तो 2b² a की जगह 2c का स्क्वायर 4c²। तो ये आपका कैंसिल हो गया 2 से ये, तो आपका b² की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2c² के इक्वल। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b²। हाँ, इसका क्या मतलब है कि 2 डिवाइड कर रहा है b² को, एंड सो 2 डिवाइड्स b यूजिंग थ्योरम 1.3 विथ p इक्वल टू 2 p इज प्राइम नंबर। तो अब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, कि a और b का कॉमन फैक्टर तो 2 हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। या इसकी जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √2 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। क्लियर। तो ये लैंग्वेज एज इट इज, हाँ एज इट इज़ लिख दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। इसीलिए चैप्टर थ्योरेटिकल है ना, मैंने आपको शुरू में ही कहा था थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको एज इट इज़ लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। यदि आप कोप्राइम लिखना भूल गए, हाँ, या आपने थ्योरम 1.3 का जिक्र नहीं किया, या ये आपने a² 2 डिवाइड्स a² देयरफॉर 2 डिवाइड्स a को उल्टा पुल्टा कर दिया कि a² डिवाइड्स 2 कर दिया, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज आप क्या करो, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √5, √7, √11, 4-5 नंबर कोई भी रूट में लेकर के उनका इरेशनलिटी का प्रूफ लिखो। 2 बार √2 लिखोगे देख करके लिखो, √3 लिखोगे देख करके लिख लो। उसके बाद तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके करोगे। और आपका ये चैप्टर पूरा तैयार हो गया NCERT से,
इसमें एडिशनल क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं अभी, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में करेंगे, बट देयर आर सेवरल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम कल की क्लास में कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में कवर कर ले, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें इसी कंसेप्ट पे, इरेशनल पे नहीं, उस पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, एल्गोरिदम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बचे हैं। बाकी के सारे कंसेप्ट तो कवर हो गए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे आपके यूक्लिड्स डिवीजन पे ही बेस्ड होते हैं। अब प्रूव करना है रूट 3 इरेशनल है, तो हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 3 इज रेशनल, दैट इज वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b not equal to 0 such that root 3 equal to a upon b. Suppose a and b have a common factor other than 1, then we can divide by the common factor and assume that a and b are co-prime, है ना। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं a and b such that root 3 upon equal to a upon b, that such that a and b are co-prime। हमने डायरेक्ट लिख दिया विदाउट डिवाइडिंग लिखने के बजाय हमने एक स्टेप कम कर दी कि ए एंड बी आर को-प्राइम। तो b रूट 3 a के इक्वल है, फिर आप क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3b स्क्वायर a स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर बाय थ्योरम 1.3 मेंशन करिए a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब a डिविजिबल है 3 से, तो हम a को क्या अज्यूम करेंगे, 3 का कोई मल्टीपल, तो लेट अस अज्यूम a इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। आप सेम भी अज्यूम कर सकते हैं, आप हर क्वेश्चन में अलग भी कर सकते हैं, है ना, आपकी मर्जी। तो सब्स्टिट्यूट किया a के लिए, तो हमने यहाँ पर ये जो था 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, a की जगह 3c, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c का स्क्वायर। अब 3c का स्क्वायर याद रखना, 9 3 का भी स्क्वायर होगा, c का भी, 9c स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ है, तो ये आपका क्या बन गया, b स्क्वायर 3c स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब b स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, तो b भी डिविजिबल है 3 से यूजिंग थ्योरम 1.3 विथ p इक्वल टू 3। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसकी बजाय, देयरफॉर a एंड b का HCF कम से कम 3 हो गया। बट हमने क्या अज्यूम किया था कि a और b तो को प्राइम है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that root 3 is rational, so we conclude that root 3 is irrational। हाँ, इनमें से एक क्वेश्चन रूट 2 रूट 3 टाइप का आपके एग्जाम में आता ही आता है। हाँ, प्रूफ करने का इरेशनलिटी का, और ज़्यादा मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स जनरली। तो ये बात आप ध्यान रखो कि इसको बिल्कुल अच्छे से आज ही तैयार कर लेना है। अभी आपको 9th में अपन ने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, आपको याद होगा कि सम आर डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल। यदि एक रैशनल है 2 और एक इरेशनल है रूट 2, तो इनका सम करो या माइनस करो, वो क्या होगा, इरेशनल। इनको आपस में डिवाइड भी कर देते, रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 या रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज़ 2 रूट 2, ये भी क्या होगा, इरेशनल। ज़रूरी नहीं कि मैं 2 ही लूँ, मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि रूट 2 और रूट 3। हाँ, तो अच्छा, मुझे एक रैशनल चाहिए कि रैशनल चाहिए, तो हम ऐसे ले सकते हैं 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 5, मल्टीप्लाई करेंगे 3 रूट 5, डिवाइड करेंगे 3 बाय रूट 5 करो या रूट 5 बाय 3 करो। यदि ये डिनोमिनेटर में रूट में आएगा तो आपको पता है उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो ये सारे नंबर भी क्या है, इरेशनल, नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट। यदि जीरो से मल्टीप्लाई कर दें कि ये रैशनल इरेशनल है, हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जीरो बन जाएगा, विच इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट याद है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको दूसरे टाइप के भी इरेशनल नंबर बन गए, तो हमको इनको भी इरेशनल प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट 3, 5 रैशनल, रूट 3 इरेशनल, तो उनका डिफरेंस इज इरेशनल। तो यू नीड टू प्रूव दैट इज दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, उल्टा अज्यूम करेंगे। हमने अज्यूम कर लिया कि 5 माइनस रूट 3 तो रैशनल है, लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। तो आपने 9th में ये भी पढ़ा है कि रैशनल के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, आंसर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर। तो हमने इसको क्या मान लिया कि भाई ये तो रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है तो मैं इसमें से कोई भी रैशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर, है ना। तो अब ये मेरा नंबर है। अब इसमें आपको पता है रैशनल पार्ट एक्चुअली कौन सा है, आपने लिखा तो है कि रैशनल है, पर आपको तो पता है ना रूट 3 इरेशनल है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाली, वो ऐसी करें कि रूट 3 हट जाए। तो ये माइनस है, तो मैं यदि इसको रूट 3 प्लस 5 माइनस मतलब सॉरी हम क्या करें इसमें, अच्छा ये वाली मेथड से किया इन्होंने, एक सेकेंड, हाँ ये सबसे अच्छी मेथड, ये हर जगह लग जाती है,
ये बेस्ट मेथड है, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगी, इसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हम क्या कर सकते हैं उसमें कि हमने 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल अज्यूम किया। अब हम इसमें हमको रूट 3 ही बचाना है, उसके अलावा जो नंबर है वो हट जाए। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है 5। आई वॉन्ट 5 टू बी रिमूव्ड, तो मुझे 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, मैं 5 में से इस नंबर को माइनस कर दूँ। एक तरीका ये होता है ना। 5 में से हमने माइनस कर दिया, 5 भी रैशनल नंबर है, यू नो दैट 5 इज़ रैशनल। तो 5 में से आपने इस नंबर को, रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये एक्चुअली क्या बन गया 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस रूट 3। ये -5 + 5 कैंसिल हो गए, बचा क्या रूट 3। बट हमको अब ये रूट 3 बचा, और हमको क्या पता है कि रूट 3 तो इरेशनल है, पर हमने क्या अज्यूम किया था कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। 5 माइनस रूट 3 रैशनल था, तो रैशनल प्लस रैशनल या रैशनल माइनस रैशनल तो रैशनल होना चाहिए, ये तो इरेशनल आ गया। तो गड़बड़ क्यों हुई, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन वाज रॉन्ग। एक मेथड ये होती है, पर इसमें बेटा क्या होता है, इसमें हर बार आपको कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर माइनस करूँ प्लस करूँ, क्या चेंज करूँ। तो इसकी बजाय हम, और ये कब होता है, जब ये कम मार्क्स में आए, कम वेटेज का क्वेश्चन हो, देन यू कैन डू इट लाइक दिस। अदरवाइज हमको प्रूव करना पड़ता है कि रूट 3 भी इरेशनल है। दूसरा मेथड क्या होता है, जैसे हमने पहले किया, हमने अज्यूम कर लिया कि लेट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। अब यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, वी जस्ट वांट टू सेपरेट दिस रूट 3, जो इरेशनल पार्ट है उसको अलग कर दो। तो ये माइनस है, मैं इसको उधर ले जाऊँ, a अपॉन b को इधर ले आऊँ, तो ये 5 माइनस a अपॉन b इक्वल टू प्लस रूट 3 हो गया। अब इधर वाले पोर्शन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दें एलसीएम वगैरह लेकर के, तो एलसीएम क्या आएगा b, तो ये क्या हो जाएगा 5b माइनस a अपॉन b, बट इसकी वैल्यू किसके इक्वल है रूट 3, और हमने a और b किसको अज्यूम किया था, रेशनल नंबर। a एंड b वर इंटीजर्स, और इंटीजर्स का जो रेशो होता है वो रेशनल नंबर होता है। तो अब ये आपका 5b, 5 इंटू बी, रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल होगा, और रेशनल में से रेशनल माइनस किया, रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से डिवाइड किया, रेशनल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब मैं बोल रही हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। तो ये जो नंबर है, ये तो हमको 100% पता है कि ये रेशनल है, और हमें ये भी बात पूरी तरह से पता है कि ये तो इरेशनल है, कि रूट 3 इरेशनल है। तो रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि ये दोनों आपस में इक्वल हो। वी नो दैट 5b माइनस a अपॉन b इज़ रैशनल एंड वी नो दैट रूट 3 इज़ इरेशनल, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन कि 5 माइनस रूट 3 रैशनल है वो रॉन्ग था। इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 इज़ इरेशनल। दिस इज़ द वे यू विल राइट द स्टेटमेंट्स एंड प्रैक्टिस दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये लिखा है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 5 माइनस रूट 3 ए अपॉन बी के इक्वल है। देयरफॉर अब इसमें जो भी नंबर हो, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, रूट वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू इक्वल टू के फॉर्म में आ जाए। जैसे हम इक्वेशंस में एक्स निकालते हैं, वैसे यहाँ जो रूट वाला नंबर है इक्वल टू में बाकी सारे एक साइड, तो ये आ गया। फिर हमने इसका एलसीएम वगैरह ले लिया, रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट रूट 3 इक्वल टू 5 माइनस ए अपॉन बी, दैट इज 5b माइनस ए अपॉन बी। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हाँ a और b इंटीजर्स है, तो 5 माइनस ए अपॉन बी रैशनल है, तो और रूट 3 रेशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज रेशनल। ये रेशनल है तो रूट 3 भी रेशनल होना चाहिए, रेशनल रेशनल इक्वल हो सकते हैं, तो रूट 3 रेशनल आ गया। पर इससे तो गड़बड़ी हो गई कि रूट 3 तो इरेशनल होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि अब हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था कि वो 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है, हमने उसको रेशनल मान लिया था। तो इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि 5 माइनस रूट 3 इरेशनल है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, और यही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी जो है वो इसी पे बेस्ड है। तो देयर आर सम मोर एग्जांपल्स, आज आप उनको सबको ट्राई कीजिए। हाँ, आज इन सबको ट्राई करो और ये एक्सरसाइज भी ट्राई करो। इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रूट 5 में। हाँ, आपको ये 7 बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करना, नहीं तो हम कल इनके सारे सॉल्यूशन कर लेंगे एंड वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम अरित्रास क्वेश्चन बैंक टुमारो, ताकि आपका रियल नंबर्स अभी फिनिश हो जाए। ठीक है, कल इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।